हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 स्टूडेंट्स, सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सेकेंड में हम फिर से हाजिर हैं। अर्थ सैटेलाइट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ के बारे में और दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। अब हम अपने प्लैनेट अर्थ के सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ का सैटेलाइट होता है मून। ओके, तो पढ़ते हैं। द मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इन एंशियंट टाइम्स इट वॉज वर्शिप्ड एज अ गॉडेस। मून हमारी अर्थ का अकेला सैटेलाइट है। पुराने टाइम में इसकी पूजा की जाती थी देवी की तरह, एक देवी की तरह इसकी पूजा की जाती थी। द न्यू मून एंड द फुल मून वर कंसिडर्ड लकी। जो अमावस्या होती है और जो पूर्णिमा होती है उनको भाग्यशाली माना जाता था, लकी माना जाता था। पीपल देयरफॉर बिगैन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑन दीज डेज। इसलिए लोग अपनी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन्हीं 2 दिनों में शुरू करते थे। ठीक है, अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए या तो अमावस्या या तो पूर्णिमा का दिन रखते थे, न्यू मून एंड फुल मून। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज़ अबाउट 3,84,400 kilometer and its mean diameter is about 3,480 kilometer। जो मून की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो एवरेज डिस्टेंस जो है वो मानी जाती है 3,84,400 किलोमीटर, और जो डायामीटर है मून का डायामीटर वो है 3,480 किलोमीटर्स। द मून हैज़ नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे अर्थ की खुद की कोई लाइट और हीट नहीं है, वैसे ही मून की खुद की कोई लाइट और हीट नहीं है। ये सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अर्थ करती है वैसे ही मून भी करता है। सन की लाइट जो उस पर पड़ती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। सन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून रीचेज द अर्थ इन अबाउट 1.25 सेकेंड्स। सूरज की रोशनी जो मून तक पहुंचती है उसको मून रिफ्लेक्ट करता है, और उस रिफ्लेक्ट की गई लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकेंड्स का टाइम लगता है। मतलब मून से लाइट को चलकर अर्थ तक आने में 1.25 सेकेंड्स का टाइम लगता है। और ये पढ़ा था हमने कि सन से अर्थ तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम, और मून से अर्थ तक आने में लगता है 1.25 सेकेंड्स। ओके, इट हैज़ नो एयर एंड नो सरफेस मॉइस्चर। मून पर कोई हवा नहीं है और कोई नमी भी नहीं है, उसकी सरफेस में कोई नमी नहीं है। दस नो लाइफ कैन बी एग्जिस्ट नेचुरली ऑन द मून। इसलिए नेचुरली प्राकृतिक रूप से मून पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। देयर इज़ नो साउंड, वहाँ पर कोई साउंड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि साउंड को कैरी करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। एयर, जैसे एयर एक मीडियम है तो वहाँ पर एयर है नहीं, इसलिए वहाँ पे साउंड वेव्स कैरी नहीं हो पाती हैं और हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, वहाँ पर कोई साउंड नहीं है। द लैंडिंग व्हीकल LEM ऑफ अपोलो 11 अप्रोचेज द मून, द अर्थ लुक्स वेरी स्मॉल। अब मून से अर्थ की ये पिक्चर ली गई है ना, अपोलो 11 ने ली थी, तो ऐसी अर्थ, अपनी अर्थ मून से ऐसी दिख रही थी। सीन फ्रॉम द अर्थ द सन एंड द मून अपीयर टू बी ऑफ द सेम साइज। अगर हम धरती से जब देखते हैं तो कई बार हमें सूरज और चांद का साइज़ सेम दिखाई देता है कि दोनों एक ही साइज़ के हैं। दो विनो, जबकि हम जानते हैं कि सन बहुत बड़ा है मून से। दिस इज़ बिकॉज द मून इज़ मच नियरर टू द अर्थ देन द सन। इसकी वजह यही है कि सूरज जो है वो बहुत दूर है और मून जो है वो सूरज की अपेक्षा धरती के बहुत पास है, इसलिए हमें सन और मून सेम साइज़ के दिखाई देते हैं। जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी हमने समझा था कि अर्थ के साथ और भी जो सोलर सिस्टम की बॉडीज़ हैं वो सब मून सन के अराउंड चक्कर लगाती हैं। उसी तरह मून भी हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन करता है, और इसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट।
द मून ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जैसे अन्य सेलेस्टियल बॉडी के बारे में हमने पढ़ा कि वो रेवोल्यूशन भी करती हैं, साथ में रोटेशन भी करती हैं, मतलब पूरा चक्कर लगाती हैं, साथ में अपनी एक्सिस पर भी घूमती जाती हैं। वैसे ही मून भी करता है, मून अपनी एक्सिस पर भी रोटेट होता है और रिवोल्यूशन भी करता जाता है। मून के द्वारा एक रोटेशन को पूरा करने में लगा टाइम और पूरा रिवोल्यूशन करने में लगा टाइम सेम है, दोनों का टाइम सेम है। वो टाइम क्या है? 27 डेज एंड 8 आवर्स, 27 दिन और 8 घंटे। दिस इज़ वाई, इस वजह से वी ऑलवेज सी, हम हमेशा देख पाते हैं मून का एक ही तरफ का फेस देख पाते हैं। इस वजह से हमें केवल मून का एक ही तरफ का फेस दिखता है, दूसरा जो हिस्सा है उसको हम नहीं देख पाते। द मून सरफेस इज़ हाईली अनइवन, जो मून की सरफेस है वो अनइवन है, असमान है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंची कहीं नीची है। और इसके दिन बहुत गर्म होते हैं, मतलब टेम्परेचर जो है दिन में यहाँ का हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस। और नाइट्स इसकी वेरी कोल्ड हैं, रातें बहुत ठंडी हैं, रात में यहाँ का टेम्परेचर -120 डिग्री तक गिर जाता है, -120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इन सितंबर 1959 द रशियन कैप्सूल लुनिक 2 became the first man-made objects to reach the moon's surface। सितंबर 1959 में रशियन कैप्सूल लुनिक सेकेंड, ये फर्स्ट मैन मेड चीज़ थी जो मून की सरफेस पे पहुंची थी। 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जिनके नाम थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये दोनों मून की सरफेस पे लैंड हुए थे। कब? 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन पहली बार चांद की सतह पर उतरे थे, और सबसे पहले उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसलिए उन्हीं का नाम याद रखा जाता है। This was followed by several other attempts to find out what the moon was made up of। इसके बाद बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई ये जानने के लिए कि मून किन किन चीज़ों का मिलकर बना है। रॉक के सैंपल, चट्टानों के सैंपल्स लाए गए और उनका एनालिसिस किया गया। देयर आर स्टिल मैनी मिस्ट्रीज अबाउट द मून, लेकिन अभी भी उनके मून के बारे में बहुत सारी मिस्ट्रीज बनी हुई हैं। हो सकता है इन फ्यूचर जो साइंटिस्ट हैं वो मून पर कोई स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश कर दें जो मून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस यूनिवर्स को दे सके। अब ये फिगर देखिए, इस फिगर ए में यूरी गैगरिन हैं जो पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, है ना, रशिया के थे ये यूरी गैगरिन। 1961 की अप्रैल में पहली बार कोई व्यक्ति धरती से स्पेस में गया था, उन्होंने धरती का पूरा एक चक्कर भी लगाया था। सेकेंड में नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस के साथ, जो गए थे स्पेस में और चांद पे उतरे थे। Besides planets and their satellites, countless smaller objects whirl around the sun। प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स के अलावा बहुत से अनगिनत ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स। अब हम उनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स वर पजल्ड बाय द ह्यूज गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो प्रारंभ के एस्ट्रोनॉमर्स थे, अंतरिक्ष के शोधकर्ता थे, वो बहुत परेशान हुए थे कि इतना बड़ा गैप है मार्स और जुपिटर के बीच में। तब उनको पता चला कि वहाँ पर हजारों छोटे छोटे प्लैनेट की तरह ही सॉलिड बॉडीज़ हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, और उनको प्लैनेटॉइड्स बोला गया। प्लैनेटॉइड्स या एस्टेरॉइड्स बोल दिया गया। दीज ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अलॉन्ग विद अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट्स के साथ साथ ये एस्टेरॉइड्स या प्लैनेटॉइड्स भी सन का चक्कर लगाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो इन्हीं दूसरे प्लैनेट्स के
पीसेस ऑफ सम प्लैनेट विच प्रोबेबली एक्सप्लोडेड सून आफ्टर इट्स बर्थ। किसी दूसरे प्लैनेट के जिनका जन्म हुआ और वो उसके जन्म के बाद ही उसमें ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, जिससे वो टूट गए। तो ये टूटे हुए टुकड़े हैं किसी दूसरे प्लैनेट के जिसका जन्म के बाद ही विनाश हो गया था और वो एस्टेरॉयड बनकर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। अब आता है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है, जिसे हम धूमकेतु भी बोलते हैं। समटाइम्स बॉल्स विद ग्लोइंग टेल्स शाइन इन द स्काई। कई बार आसमान में हमको एक गेंद जिसकी एक चमकती पूँछ हो, गेंद शेप का चमकदार पूँछ के साथ ऐसा कुछ चमकता हुआ रात में दिख जाता है ना। तो इन चमकती हुई हेवनली बॉडीज़ को हम कॉमेट बोल देते हैं, जिसमें पूँछदार संरचना दिखे। दे मूव अबाउट इन द सोलर सिस्टम। वो भी सोलर सिस्टम के चारों तरफ घूमते हैं। एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेरी लॉन्ग ऑर्बिट्स। और बहुत लंबे रास्तों पे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स प्रोबेबली कंसिस्ट ऑफ आइस, डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। अब जो कॉमेट्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो संभवतः आइस, डस्ट और फ्रोजन गैसेस के बने होते हैं। उनमें आइस होती है, बर्फ़ या तो धूल, या फिर जमी हुई गैसेस होती हैं। वो जैसे जैसे सूरज के पास आते जाते हैं, कॉमेट्स की आइस जो है वो मेल्ट होती जाती है सूरज की हीट की वजह से, और वो चमकने लगते हैं सूरज की रोशनी में। कॉमेट्स को अचानक दिखाई देने और उसी तरह अचानक गायब हो जाने के लिए जाना जाता है। मतलब इनकी क्वालिटी है कि अचानक कभी भी दिख जाते हैं और कभी भी गायब हो जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध और नामचीन जो कॉमेट है वो हेले का कॉमेट है, हेले कॉमेट। इसको हर 76 ईयर के गैप पे देखा जा सकता है। हर 76 साल के बाद ये दिखाई देता है। ये लास्ट में 1986 में दिखा था, जिसको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी देखा जा सकता था 1986 में। और अब ये कब दिखेगा? 76 ईयर्स के बाद में, मतलब 2062 में। अब आ गया मीटियोर्स। मीटियोर्स आर स्मॉल पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम इंटरप्लेनेटरी स्पेस। मीटियोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो इंटरनल स्पेस से आ रहे होते हैं, है ना, स्पेस से बाहर की स्पेस की तरफ आ रहे होते हैं। देयर प्रेजेंस इज नोन बाय ओनली व्हेन दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। वो तब तक नहीं दिखाई देते हैं जब तक अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश ना कर जाएं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे गैसेस हैं, उनसे रगड़ते हैं ये, जैसे ही वैसे ये गर्म हो जाते हैं और ये चमकने लगते हैं, ल्यूमिनस, चमकदार हो जाते हैं। इन्हीं को शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा भी बोल देते हैं। टूटते हुए तारे क्या है? मीटियोर्स हैं, जो कि पहले इनविजिबल थे और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर किए, ल्यूमिनस हो गए और हीट अप हो गए। मोस्ट ऑफ देम बर्न अप एंड डिसअपियर एज गैसेस। उनमें से ज़्यादातर जल जाते हैं और गैस बन के डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे हीट हुए, चमकने लगे और फिर जल के राख हो जाते हैं ना, गैस में बदल जाते हैं। सम ऑफ देम आर बिग एनफ टू हिट द अर्थ। और उनमें से कुछ इतने भी बड़े होते हैं कि कई बार अर्थ से टकरा जाते हैं। और वो बने किस चीज़ के होते हैं? ये मीटियोर्स जो हैं वो या तो आयरन, स्टोन या फिर दोनों के बने होते हैं। या तो आयरन से बने होंगे या स्टोन से, या इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब आउटर स्पेस, द यूनिवर्स के बारे में पढ़ें। बाहरी स्पेस मतलब सोलर सिस्टम के अलावा जो स्पेस बच गया उसके विषय में पढ़ते हैं। सन और सन की फैमिली के अलावा भी हम लगभग 6000 स्टार्स हर रात को आसमान में देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो स्टार्स हैं, है ना, उनकी नंबर जो है वो करोड़ों में है। स्पेस में करोड़ों स्टार्स हैं। एटलीस्ट कम से कम 10,000 करोड़ स्टार्स मेकअप द गैलेक्सी टू विच वी बिलोंग। जिस गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी या आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं, उसमें करीब 10,000 करोड़ तारे हैं
जो मिलकर हमारी इस मिल्की वे को, आकाशगंगा को बनाते हैं, हमारी गैलेक्सी को बनाते हैं। इसमें हम 6000 तारे ही देख पाते हैं एक रात को। 10 करोड़ से भी ज़्यादा स्टार्स हैं। देयर आर परहैप्स क्रोर्स ऑफ सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। और इस तरह की, जैसी अपनी मिल्की वे है, उस तरह की करोड़ों गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इन द यूनिवर्स इन किलोमीटर्स। इसलिए स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में नापना पॉसिबल नहीं है। हम एक अलग यूनिट इसके लिए बनाते हैं, उसे बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, उससे हम यूनिट प्लैनेट्स के बीच की दूरी या गैलेक्सीज के बीच की दूरी को नापते हैं। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। लाइट द्वारा एक साल 1 ईयर में ट्रैवल की गई दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। विनो, हम जानते हैं कि लाइट मूव करती है एक बहुत तेज स्पीड से। वो क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लाइट ट्रैवल करती है। अब ये जो फिगर है इसमें दिखा रहे मिल्की वे के 2 व्यू। ये एक ही चीज़ के 2 फोटो दिए हैं। एक ये साइड से दिए हैं, ऐसे दिख रहा है, और ये ऊपर से दिया हुआ है। मिल्की वे ये हमारी गैलेक्सी है जिसमें 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा स्टार्स हैं। इसी में सोलर सिस्टम हमारा भी छोटा सा एक हिस्सा है। लाइट की स्पीड की बात कर रहे थे, वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आप निकाल सकते हैं कि ये एक साल में कितने किलोमीटर ट्रैवल करता होगा? इनसाइड द मिल्की वे के अंदर द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। मिल्की वे के अंदर सन के सबसे पास का जो स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी। इट इज़ मोर देन 4.2 लाइट ईयर अवे। ये 4.2 लाइट ईयर से भी ज़्यादा दूरी पर है। यही सबसे पास का स्टार है, सन के पास दूसरा स्टार। द इंटायर मिल्की वे इज प्रोबेबली 1 लाख लाइट ईयर्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड अप टू 20,000 लाइट ईयर्स थिक। हमारा जो पूरा मिल्की वे है वो लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स फ्रॉम साइड टू साइड, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, उसकी जो मोटाई समझ सकते हैं वो 1 लाख लाइट ईयर्स तक है। और जो इसकी थिकनेस है वो है 20,000 लाइट ईयर्स की। In fact, the dimensions of the universe are beyond the range of our imagination. वास्तव में देखा जाए तो जो यूनिवर्स है उसकी अगर हम डायमेंशन, उसका विस्तार देखना चाहें तो ये हमारी कल्पना से भी बाहर की बात हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है। चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ओरल क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डू वी कंसीडर द अर्थ अ ब्लू प्लैनेट? हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों मानते हैं? जब आपके एस्ट्रोनॉमर्स गए स्पेस में तो वहाँ जाके उन्होंने जब अर्थ को देखा तो अर्थ ब्लू दिखी। क्यों? यहाँ पे 71% हिस्से में पानी था, पानी की वजह से ब्लू दिख रही थी अर्थ, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक। वाई इज़ मरकरी द हॉटेस्ट एंड नेपच्यून द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह मरकरी और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून क्यों माना जाता है? क्योंकि मरकरी जो है वो सन के सबसे पास है और नेपच्यून सन से सबसे दूर है, इसलिए वो सबसे ठंडा है, और मरकरी पास है इसलिए सबसे गर्म है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज? सन के सबसे पास का प्लैनेट कौन सा है? कौन सा है? मरकरी, अभी हमने पढ़ा। सेकेंड है द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ? अर्थ के सबसे पास का प्लैनेट कौन सा है? वो है वीनस। वीनस जो है वो सबसे पास का प्लैनेट है अर्थ से। थर्ड, द सन इज़ अ? सन क्या है? स्टार है, प्लैनेट है कि सैटेलाइट? सन एक स्टार है। ओके, अब फिलअप्स देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ? लाइट की ट्रैवलिंग की स्पीड क्या है?
3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड, द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज देन द इक्वेटोरियल डायमीटर। अर्थ का जो पोलर डायमीटर है वो कम है या ज़्यादा है इक्वेटोरियल डायमीटर से? कम है, क्योंकि पोल पे अर्थ जो है वो थोड़ी सी चपटी है, तो पोलर डायमीटर थोड़ा सा कम है, लगभग 74 किलोमीटर्स। नेपच्यून टेक्स अबाउट अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। नेपच्यून को लगभग कितने साल लगते हैं, अर्थ कितने साल लगते हैं एक रिवोल्यूशन पूरा करने में? वो है 165, लगभग 165 ईयर्स लगते हैं नेपच्यून को, तब वो अर्थ सन का एक पूरा चक्कर कर पाता है। नेक्स्ट है, इज़ द यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस इन स्पेस। स्पेस में डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूनिट कौन सी है? लाइट ईयर। लाइट ईयर यूनिट है जो स्पेस में डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। अब ट्रू फॉल्स। सैटेलाइट्स मूव अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करते हैं। ट्रू। सेकेंड, ऑल प्लैनेट्स हैव सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड देम। सारे प्लैनेट्स के पास ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो उनके चारों तरफ घूमती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्लैनेट्स के सैटेलाइट होने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन गलत है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। फॉल्स। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमती है। रॉन्ग। केवल वीनस और यूरेनस हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट ही घूमते हैं, उसमें अर्थ भी आती है, तो ये भी फॉल्स हुआ। फोर्थ है, द मिल्की वे इज पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। मिल्की वे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। क्या है? अभी हमने पढ़ा हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है ना, तो ये भी फॉल्स हुआ। फिफ्थ है, द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, दैट इज़ ट्रू। सोलर सिस्टम का सेंटर सन ही है। यहाँ पे आके हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।